Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Boards. So guys, as you know that nowadays I'm uploading some videos regarding Philip Sidney's An Apology for Poetry. So in today's video I'm going to discuss the very important question in order to clear your doubts guys. So let's start. What is the Sir Philip Sidney's view about poetry? पोइट्री से रिलेटेड जो फिलिप सिडनी के व्यूज़ हैं वो क्या हैं? Among the English critics, Philip Sidney holds a very important place. His apology for poetry is a spirited defense of poetry against all the charges laid against it since Plato. क्योंकि स्टीफन गॉसन ने प्लाटो का भी नाम लिया है अपने आर्ग्यूमेंट्स में, अपने जो उसने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं उसमें, तो फिलिप सिडनी का काम वहीं से शुरू हो जाता है इसको डिफेंड करने का. ही कंसिडर्स पोइट्री एज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड एस्टैब्लिश्ड इट्स सुपीरियरिटी. और जो फ़िलिप सिडनी हैं वो ये मानते हैं कि जो पोइट्री है वो ओल्डेस्ट फॉर्म है, और ये यानी जब कुछ भी नहीं था तब पोइट्री थी. जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल और जितनी भी पुरानी बुक्स हैं उनको पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है. राइम स्कीम उनकी चेक कीजिए, एम्बिक पैरामीटर, तो ये जितना भी है इसे ये इन सब चीज़ों की मिसालें हैं कि जो पोइट्री है वो सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है लर्निंग की, और टीचिंग और लर्निंग यू में से. सेकंड पे ये क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ सिडनीज जस्टिफिकेशन ऑफ पोइट्री. Sydney's program of literary reform concern the connection between art and virtue. सिडनी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है बाकियों से अलग इसलिए समझा जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी आप पोइट्री का, चाहे वो कॉमेडी है, चाहे वो ट्रेजेडी है, चाहे वो एपिक है, कोई भी टाइप है, लेकिन उसका पहला मकसद क्या होना चाहिए? virtue through delight. One of the theme of the apology is the insufficiency of simply presenting virtue as a percept. The poet must move men to virtuous action. Poetry can lead to virtuous action. Action relates to experience. तो यही बात कि जो पोइट्री है उसको ऐसा होना चाहिए कि वो आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ लाए कि आप वर्च्यू की तरफ मूव कर सको, आपके अंदर ऐसी अच्छी आदत लाए कि आप नेकी के कामों की तरफ राग़िब हो सको. What are the 4 objections raised against poetry in An Apology for Poetry? ये जो वीडियो है गाइस, इसको देखने से आपको फ़िलिप सिडनी का जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ जाएगा. अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपसे रह गया था एग्ज़ाम में, अगर कोई भी क्वेश्चन उस पर आ जाता है तो कम से कम यू विल बी एबल टू राइट फ्यू लाइन्स, और you will be able to write some paragraphs regarding this video. Okay. Reply to 4 charges Stephen Gosson in his School of Abuse leveled 4 charges against poetry. 4 objections लगाए थे स्टीफन गॉसन ने, जिनका रिप्लाई किया था फिलिप सिडनी ने. और वो 4 जो थे चार्जेस वो क्या थे? A man could employ his time more usefully than in poetry. कि जो यूज़लेस है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, कि जो आदमी है वो पोइट्री पढ़ने से ज़्यादा बेहतर अपना टाइम किसी और चीज़ में लगाए, ना कि अपना टाइम ज़ाया करे पोइट्री पढ़ने से. सेकंड पे आ जाएगा इट इज़ द मदर ऑफ़ लाइज, कि ये झूठों की माँ है, ये सिर्फ झूठ ही झूठ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है. जबकि सिडनी कहता है कि नहीं, ये झूठ नहीं है, क्योंकि पोइट ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो सच बोल रहा है, वो तो अपनी इमेजिनेशन को ही क्रिएट करता है. तो ये सबके सामने ये बात क्लियर है कि पोइट जितना भी कुछ प्रेजेंट करता है आप लोगों के सामने वो सब उसकी इमेजिनेशंस होती हैं, उसकी क्रिएटिविटी होती है. तो आप कैसे कह सकते हो कि जो पोइट है वो लायर है? इट इज़ इमोरल एंड द नर्स ऑफ अब्यूज़. अब वो कहता है कि ये बड़ी गैर अखलाकी सी है और ये जो है गलत तरीके से राग़िब करती है, लोगों को गलती की तरफ लेके जाती है. और फोर्थ पे वो कहता है कि प्लाटो हैड राइटली बैनिश्ड पोइट फ्रॉम हिज आइडियल कॉमनवेल्थ. कि वो कहता है कि जो प्लाटो है उसने अच्छा किया किक आउट करके पोइट्री के फ्रॉम हिज रिपब्लिक. और क्योंकि प्लाटो का हवाला इसलिए वो देता है क्योंकि ही वॉज द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ गोल्डन एज.
थर्ड पे गाइस हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ फ्रेमवर्क दैट सिडनी एट्रीब्यूट्स टू इमिटेटिव पोइट्री। अब जो सिडनी है उसके अकॉर्डिंग वो पोइट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। द 3 काइंड्स ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू सिडनी आर, फर्स्ट पे आ जाएगा रिलीजियस पोइट्री, सेकंड पे आएगा फिलोसॉफिकल पोइट्री एंड थर्ड पे आ जाएगा पोइट्री एज एन इमेजिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ एंड नेचर। पहले में ऐसी पोइट्री होगी जिस पे सिर्फ आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे गॉड और गॉडेसेस के बारे में। सेकंड पे ऐसी आएगी जिसमें फिलोसॉफिकल पोइट्री होगी और यू कैन ऑल्सो से दैट इट विल बी रिगार्डिंग history, art and science, philosophy, these all types of सब्जेक्ट्स। और थर्ड में आ जाएंगी जैसे कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, एपिक है, आयम्बिक पैरामीटर है और जितनी भी बाकी आप देखते हो एलिगीज और ये सब जो आ जाएगा इसमें आ जाएगा थर्ड वाले में। तो he calls special attention to the third class of poets, for these be they that as the first and the most noble sort may justly be termed waits, क्योंकि ग्रीक और रोमन में इन्हें कहा गया था वेट्स और क्रिएटर। वेट्स कहते हैं यानी पैगंबरों को जो पैगाम देते हैं अच्छा, और क्रिएटर जो एक नई दुनिया क्रिएट करते हैं। क्योंकि पोइट जो होता है, अ पोइट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू रीअरेंज अ न्यू वर्ल्ड लाइक द क्रिएटर, लाइक द गॉड। जैसे जैसे खुदा ने ये दुनिया बनाई, क्रिएट की है, इसी तरह जो पोइट है वो एक नई दुनिया क्रिएट करता है अपने माइंड से, जो कि कॉपीड नहीं होती। वो उसकी बेशक वो सब्जेक्ट्स दूसरे सब्जेक्ट से और बहुत सी इंफॉर्मेशन दुनिया से लेकर, किसी भी टॉपिक से लेकर उसके ऊपर बात करता है, लेकिन वो किस क्रिएटिविटी से करता है वो उसकी अपनी होती है, वो बोरोड नहीं होती। Who is the father of English criticism? John Dryden. John Dryden is the father of English criticism. इनको समझा जाता है कि ये इंग्लिश के क्रिटिसिज्म यानी इंग्लिश क्रिटिक हैं सबसे पहले, और इन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म समझा जाता है। जॉनसन with an emphasis on the author's style and the criticism is the most important concern in his paper. John Dryden उन्होंने अपने पेपर में कहा, यानी जॉन ड्रायडन की तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि ये जो उनका जो कंसर्न था वो यही था कि जॉन ड्रायडन जो है वो एक परफेक्ट क्रिटिक हैं और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म हैं। जॉन ड्रायडन इज़ राइटली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। हाउ डू सिडनी डिफेंड पोइट्री इन एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। अच्छा, ये ड्रायडन को समझा जाता है, लेकिन जबकि कहा जाता है कि इंग्लैंड में सबसे पहला जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म था वो फ़िलिप सिडनी ने लिखा था, क्योंकि जो ड्रायडन का जो काम था वो उनसे ज़्यादा बढ़ गया और बड़ा था, तो इसलिए उनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। हाउ डू सिडनी डिफेंड पोइट्री इन एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। ठीक है, कि पोइट्री को कैसे डिफेंड करते हैं। जो ऑब्जेक्शंस लगाए थे स्टीफन गॉसन ने, और स्पेशली इनको कहा था कि यानी ये जो मेरी बुक है उन्होंने डेडिकेट की थी टू द मास्टर फ़िलिप सिडनी। तो फिर इस फ़िलिप सिडनी के ऊपर ये बात जो थी वो बहुत ज़्यादा यानी फ़िलिप सिडनी को इसका जवाब देना ही देना था। तो फ़िलिप सिडनी डिफेंड्स पोइट्री इन हिज एसे एन अपॉलजी फॉर पोइट्री फ्रॉम द एक्यूजेशन मेड बाय स्टीफन गॉसन इन हिज स्कूल ऑफ अब्यूज़ dedicated to him. As I already told you that Stephen Gosson dedicated his book The School of Abuse to the master Philip Sidney. Sidney replies to the objections made by Gosson very emphatically, defending poetry in his essay. उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड किया पोइट्री को, ना सिर्फ डिफेंड किया बल्कि पोइट्री की एक नई रूह को उजागर करवाया दूसरे रीडर्स के सामने और क्रिटिक्स के सामने। Sidney does this in a very logical and scholarly way or manner. Who said poetry is a speaking picture? यानी ये जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं उसमें भी आप बता सकते हो। फ़िलिप सिडनी ने, यानी कोट भी आप इसको कर सकते हो, फ़िलिप सिडनी कोट, पोइट्री अ स्पीकिंग पिक्चर ऑफ टीच एंड डिलाइट। अगर आप गौर करो तो ये टीच और डिलाइट का जो कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि यही मेन जो है पॉइंट ऑफ व्यू है सिडनी का।
वाई डिड सिडनी रोट एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, उसने क्यों लिखी, क्योंकि उसको पोइट्री को डिफेंड करना था उन ऑब्जेक्शन से जो विच वर लेवल्ड अगेंस्ट पोइट्री फ्रॉम स्टीफन गॉसन, तो उसके लिए उसने इसे लिखी थी. सिडनीज रेवरेंस फॉर द पोइट एज सोल्जर is significant because he himself was a soldier at one time. क्योंकि वो खुद एक सोल्जर थे तो उन्होंने इसी तरह पोइट्री को भी डिफेंड किया like a soldier. Poetry in apology becomes an art that requires the noble stirring of courage. Sidney writes an apology for poetry in the form of judicial oration for the defense, and thus it is like a trial is in structure. और उसने इसको स्ट्रक्चर वाइज लिखा. मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल बताया था इंट्रोडक्शन के 16 जो हैं आप उसे पार्ट्स ले सकते हो या 16 टॉपिक्स में उसने डिवाइड किया था. और उसने एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर फॉर्म में अपनी बुक को लिखा जिसमें 1 बाय 1 उसने इन सब चीज़ों के जवाब दिए, जिसमें उसने ड्रामा को भी डिस्कस किया, जिसमें उसने स्टीफन गॉसन के जो ऑब्जेक्शंस थे उनको भी बताया, फिर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में उसने बताया, फिर ड्रामेटिस्ट के बारे में बताया कि उन्होंने मिंगलिंग ऑफ कॉमेडी और ट्रेजेडी का जो कॉन्सेप्ट था उसको फिर उसने रिप्लाई किया इन सब पे, फिर उसने डिफेंड किया, फिर उसने यानी डिफरेंट जो थे क्रिटिक्स उनकी राय दी उसके अंदर. वो सब बहुत अच्छा, अगर आप देखना चाहें तो वीडियो प्रीवियस देख सकते हैं. और व्हाट डज द रोमन वर्ड वेट्स मीन्स इन एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, ये भी कुछ स्टूडेंट्स को है कि ये वेट्स का क्या मतलब है. तो द प्रोफेटिक कैरेक्टर ऑफ पोइट्री, ठीक है, जो वेट्स हैं उन्हें पैगंबर कहा जाता है. जिस तरह उनके अंदर एक अप्रोच होती है कि वो अपनी बात मनवा लेने के हकदार होते हैं, और उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो आपको अपने एंशियंट मैरिनर सुनी होगी, एस.टी. कॉलरिज की जो है एंशियंट मैनर, उसमें दिखाते हैं ना कि उसकी जो आइज़ हैं वो जो हैं वो दूसरों को अपनी तरफ खींच लेती हैं. इसी तरह जो वेट्स होते हैं उनका वो जो हैं अपने इल्म से और अपने हुनर से दूसरों को अपनी तरफ खींच लेते हैं. इसी तरह उसने पोइट को भी वेट्स कहा है. The ancient Roman paid high reverence to the poet by calling him Waits, यानी उन्हें पोइट को वेट्स कहकर उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाती थी, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, which means a diviner, a prophet or a foreseer. The etymological origin of Greek word poet is poin, and this means to make. Hence, the Greeks honor the poet as a maker or creator. क्योंकि ग्रीक और रोमन में क्रिएटर और वेट कहा जाता था, तो इसका मतलब ये था कि उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, ना कि उन्हें डिग्रेड किया जाता था. What arguments did Sidney put forward in his defense for poetry? उसने सिडनी ने क्या arguments पेश किए? Poetry is a type of literary expression that has lasted the test of time and will remain a vital art form. उसने सिडनी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से एम्फसाइज़ किया और बताया कि जो पोइट्री है वो जब कुछ नहीं था तब पोइट्री थी, ये एक परफेक्ट आर्ट है, ये एक बेहद खूबसूरत वाइटल आर्ट फॉर्म है जिससे आप अपने मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हो. और सिडनी यूज्ड हिज डिफेंस टू क्लेम दैट पोइट्री हैज़ मोर ऑफ अ प्लेस इन अ सोसाइटी देन अदर साइंसेस एंड राइटिंग स्टाइल्स, कि जो पोइट्री है वो दूसरी साइंसेस से और दूसरे आर्ट से, और जिस तरह फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री पे उसने बात की कि इससे मोर देन इफ़ेक्टिव है, सुपीरियर है, तो इसलिए पोइट्री जो है वो इन सबसे अलग भी है और सबसे अफजल भी है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को अपने अंदर समो लेती है, जबकि बाकी ये जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, आर्ट, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, ये अपने अपने सब्जेक्ट वाइज चलती हैं, और ये सब सब्जेक्ट्स बाउंड हैं, लिमिटेड हैं. इनको अगर किसी टॉपिक पे बात करनी है तो वो इनसे ही रिलेटेड होंगे, जबकि पोइट्री इज़ नॉट बाउंड, पोइट्री इज़ नॉट लिमिटेड, पोइट्री इज़ अ यूनिवर्सल अपील to tell you, to teach you, to delight.
तो पोइट्री को डिफेंड करने के लिए सिडनी ने बहुत अच्छे अपने कॉन्सेप्ट पेश किए। हाउ डज सिडनी प्रूव दैट पोइट्स आर नॉट लायर्स, यानी सिडनी ने ये कैसे, जो दूसरा ऑब्जेक्शन था कि जो मदर ऑफ लाइज है, उसने बताया कि पोइट्स लायर क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी एक अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड होती है। ये तो पहले ही सबको पता है कि इमेजिनरी वर्ल्ड जो होती है वो वैसे ही ख्याली एक दुनिया होती है, तो वो सच कैसे हो सकती है। तो जब एक पोइट मानता ही नहीं है कि वो सच कह रहा है तो उस पर इल्ज़ाम कैसा कि वो झूठा है। Sydney addresses the accusation that poets are liars or falsifiers by claiming someone cannot lie if they never attempt to tell the truth in the first place. While the poet speaks to general truths such as love, family, mortality, and nature, they do not try to prove that they are right or affirm their truths. यही जो मैंने आपको उर्दू में समझा दिया कि जब वो कहते ही नहीं है कि वो सच बोल रहे हैं तो उन्हें आप झूठा कैसे साबित कर सकते हो। It's crystal clear to all of you guys that poet works through his imagination and he creates his imagination through really very creativity in their mind। और वो जो भी सब्जेक्ट आपके सामने लेकर आते हैं, दो वो उसे यानी दुनियावी चीज़ों से ही अडॉप्ट करते हैं, दुनियावी टॉपिक से ही अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उसको उसमें निखार लाकर उसमें एक ऐसी राइम स्कीम क्रिएट कर एक ऐसा रिदम क्रिएट करके एक ऐसा क्रिएटिव प्रोसेस वो उसमें लेकर आते हैं कि वो दूसरों से डिफरेंट होता है। तो इसीलिए पोइट्स को सुपीरियॉरिटी हासिल है। What according to Sydney is the aim of poetry? Sydney के अकॉर्डिंग पोइट्री का मकसद क्या है? मकसद क्या है? Virtue through delight। ये एक ही मकसद है सिडनी के थ्रू, according to Sydney. According to Sydney, poetry teaches and delight, but that is not all. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, Sydney also points out the power of poetry to move the mind and the stir the heart. कि वो यानी कहता है कि पोइट्री को टीच करना चाहिए, सिर्फ इतनी हद तक कि नहीं कि उसको सुन के तो भुला दिया जाए, बल्कि ज़हन और दिल को उस पर आमादा होना चाहिए। यानी पोइट्री में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको इस बात को मनवाने पर मजबूर कर दे कि आपको ये अच्छाई है और ये बुराई है, यानी पोइटिक जस्टिस भी दिखाए और आपको इस चीज़ को बता दे कि ये सही राह है, आपको ये इख्तियार करनी है, और ये गलत, और ये आपको गलत राह की तरफ लेकर जाएगी। यू शुड नॉट हैव टू अडॉप्ट दिस way. It is by its power to move the minds, it influences the behavior and conduct. The same I have told you. What does Aristotle say about poetry? He defines poetry as the mimetic or imitates use of language, rhythm and harmony separately or in कॉम्बिनेशन। ये एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरह उसने बताया कि इमिटेशन है, मिमेटिक है और हार्मनी क्रिएट करती है, रिदम है और कॉम्बिनेशन है इसमें। तो जो इसी तरह आप अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इन दोनों से रिलेट, तो आप एरिस्टोटल और सिडनी का पॉइंट ऑफ व्यू दोगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट के थ्रू। Poetry is mimetic in that it creates a representation of objects and events in the world, unlike philosophy or, for example, which presents ideas. ठीक है? Then how does Sydney defend poetry against the major charges leveled against it by Stephen Gosson? इसमें आ जाएगा जी, डिफेंडिंग पोइट्री अगेंस्ट द फर्स्ट चार्ज, ही सेज दैट मैन कैन नॉट एम्प्लॉय हिज फर्स्ट मोर यूजफुल his time more usefully than the poetry, के जब यानी जिस तरह वेस्टेज ऑफ टाइम का कहा जाता है, तो उसमें फिर ये फिलिप सिडनी जो है उस तरह डिफेंड करता है कि उसे नहीं लगता कि पोइट्री को पढ़ने से ज़्यादा कोई अच्छा काम हो सकता है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हो अगर आप पोइट्री पढ़ रहे हो तो। ही सेज दैट नो लर्निंग इज़ सो गुड एज दैट टीच इट एंड मूव इट टू वर्च्यू, यानी ये ऐसा कोई आर्ट नहीं है पोइट्री से बढ़ के जो आपको वर्चुअस एक्शन की तरफ लेकर आए, या आपको अच्छे तरीके से टीच करे और आपको अदब सिखाए और आपको नेकी की तरफ लेकर जाए। एंड दैट नन कैन बोथ टीच वर्च्यू एंड वर्च्यू एज मच एज पोइट्री, यानी कोई भी नहीं है पोइट्री के अलावा ऐसा सब्जेक्ट जो आपको वर्चुअस एक्शन की तरफ लेकर आए। Hope you guys I hope you learned something from this video. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं
टी.एस. एलियट का द क्रिटिक को डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिटरेरी बर्ड्स। थैंक यू गाइज। अल्लाह हाफिज़।